friend, welcome to you all in my channel डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। दोस्तों, हम आधुनिक भारत में अभी हम शिवाजी को देखे थे और शिवाजी के प्रशासन को देखे थे और अब जो है हम औपनिवेशिक काल को देखने आए हैं। दोस्तों, मैं आपको इतिहास को इस क्रम में लेके चलूंगा जिससे आपको किसी भी प्रकार का क्रोनोलॉजी और समझ में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं जानबूझ करके अब इस टॉपिक्स को लिया हूँ क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें औपनिवेशिक चरण और औपनिवेशिक काल का जिक्र बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तब हम ये उचित समझे कि आपको सबसे पहले औपनिवेशिक चरण को बता दिया जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो इससे आपको क्या होगा, समझने में भी बहुत आसानी रहेगा और तथ्यों को मेमोराइज करने में भी आपको काफ़ी आसान होगा। तो चलिए हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म इन इंडिया अंडर ब्रिटिश, मतलब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण। दोस्तों, इसका जो टाइम है आप टाइम को देखिए। टाइम में हम लिखे 1757 से 1947। वाई 1757? दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि 1757 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, प्लासी का युद्ध। और उसके बाद एक ऐसे नवाब को बंगाल की गद्दी मिला था जिसको पूरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था सबने मिलकर उसका इस्तेमाल किया। और हम आपको बताए भी थे कि ये मीर जाफर का ही काल था जहां से कि धन का निष्कासन प्रारंभ हुआ और हम यूं कहें कि वहीं से औपनिवेशिक चरण का भी प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, धन का निष्कासन का सीधा संबंध औपनिवेशिक चरण से ही होता है क्योंकि औपनिवेशिक चरण का मूल उद्देश्य होता है आर्थिक शोषण। तो अभी आप लोग को एक चीज स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि हम औपनिवेशिक चरण को 1757 क्यों मानते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वहां से धन निष्कासन प्रारंभ हुआ था और औपनिवेशिक चरण का भी मूल उद्देश्य यही होता है आर्थिक शोषण। उपनिवेश और उपनिवेशवाद दोनों का डिफिनेशन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को पहले देखिए ताकि इसको समझने में काफी सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक चीज तो हम समझे कि हमारा औपनिवेशिक चरण 1757 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, सर 1947 तक। ऐसा 1947 तक क्यों? क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ब्रिटिश सरकार के अधीन हमारा भारत जो है ये 200 साल तक जो है कॉलोनी के रूप में रहा, उसका उपनिवेश बन के रहा। इसीलिए जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक ये काल चलते रहा। तो एक तो आपको काल समझ में आ गया कि 1757 से 1947 तक, बस इतने सा समझना है। धीरे धीरे सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि औपनिवेशिक चरण का मूल उद्देश्य क्या था तो उसका आंसर होगा आर्थिक शोषण। वो आर्थिक रूप से हित चाहता था मातृ देश का। अब देखिए, आपको हम इसका स्वरूप बताते हैं कि औपनिवेशिक चरण का स्वरूप क्या था। देखिए, मूल उद्देश्य आर्थिक शोषण रहा लेकिन स्वरूप में परिवर्तन होते रहा, तरीका बदलते रहा शोषण का। प्रारंभिक जो तरीका था वह था वणिकवाद या वाणिज्यवाद। एक एक करके हम इसको डिटेल में बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले यह जानिए कि वणिकवाद था पहला और दूसरा था औद्योगिक पूंजीवाद, जिसको स्वतंत्र व्यापार भी बोलते हैं। वो स्वतंत्र व्यापार था और यहाँ पे एकाधिकार व्यापार, एकाधिकार था। तो आप देखिए, पहला जो चरण था जिसमें कि कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था उस चरण को कहा गया वणिकवाद और वाणिज्यवाद। ये इसका पहला स्वरूप था या पहला चरण भी कह सकते हैं। तो स्वरूप से ही चरण को चेंज करते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक पूंजीवाद दूसरा स्वरूप था और तीसरा स्वरूप था उसका वित्तीय पूंजीवाद। हम सबको डिफाइन करेंगे, एकदम स्पष्ट क्लियर पता चल जाएगा। तो आप स्वरूप देख लिए, पहला स्वरूप वाणिज्यवाद, दूसरा स्वरूप औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा स्वरूप इसका वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये औपनिवेशिक चरण का जो चर्चा है वो किया है रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे नामक बुक में बहुत विस्तार से चर्चा किया। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनडे में कि औपनिवेशिक स्वरूप की चर्चा या औपनिवेशिक काल की चर्चा
कौन किया है और किस बुक में किया है, तो रजनी पामदत्त ने अपने इंडिया टुडे बुक में इसकी विशेष चर्चा किया है औपनिवेशिक काल का। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से जब हम चरण पढ़ने जाते हैं कि कितने चरण के हैं औपनिवेशिक काल, तो ये मुख्यतः 3 चरण के हैं और ये तीनों चरण जो है इसको ये डिवाइड किया है आर.सी. दत्त ने। ठीक है दोस्तों, आर.सी. दत्त ने औपनिवेशिक काल को 3 चरण में बांट करके देखा है। देखिए दोस्तों, इन बिटवीन आपको मैं बता देता हूं, एक औपनिवेशिक चरण चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वनडे के लिए काफी मतलब लाभदायी है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आजकल कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं जो कि समझ पर आधारित होते हैं। आज आपको मजा आएगा। तो चलिए, आर.सी. दत्त कितने चरणों में इसको बांटा है? 3 चरणों में। किसको? औपनिवेशिक काल को, भारत के 200 साल के औपनिवेशिक काल को 3 चरणों में किसने बांटा? आर.सी. दत्त ने बांटा। यह पूछा जाएगा कि किसने इसकी चर्चा किया है, तो कौन होगा? रजनी पामदत्त होगा और इंडिया टुडे में होगा। अब जो है इसका चरण देखिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है दोस्तों, प्रथम चरण तो स्वाभाविक है यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब प्रारंभ ही वहां है तो प्रथम चरण, तो ये वाला डेट आपको याद ही रहेगा। आज देखिएगा आपको हम डेट कैसे याद कराते हैं, मजा आ जाएगा आज के बाद। तो ये तो आपको याद रहा कि शुरू में होगा 1757 और लास्ट में ये 1813 ईस्वी। तो आप ये पूछेंगे क्या सर, ये 1813 ही क्यों ले लिए, और कोई डेट हो सकता था? तब आपको हम बताएंगे कि हमने आपको संवैधानिक विकास में बताया है कि चार्टर एक्ट 1813 जो आया था, ठीक है, उसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए, ये एकाधिकार का जो व्यवस्था था, पहले स्वरूप यही जब समाप्त कर दिया गया तो निश्चित ही इसके स्वरूप में परिवर्तन होता, और जब स्वरूप में परिवर्तन होगा तो चरण में परिवर्तन होगा। तो आपको 1800 का संवैधानिक एक्ट के बारे में हम बताए हैं। जो कोई भी मित्र मेरे नहीं देखे हैं या नहीं समझे हैं, वो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, संवैधानिक विकास वाला, उससे आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो ये 1813 समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रथम चरण समझ गए। अब द्वितीय चरण देखिए, उससे भी ईजी है, क्योंकि 1813 से तो ये प्रारंभ होगा ही, प्रारंभ हो गया, रहा 1858। पुनः मैं यही बात बोलूंगा, संवैधानिक विकास में बताया था कि 1858 ईस्वी में कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया। जब कंपनी का शासन यहाँ तक समाप्त हो गया, अभी तक कंपनी के अधीन जो जिस प्रकार से आर्थिक शोषण वो कर पा रहा था, कर रहा था, लेकिन जब कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो शोषण तो जारी रहेगा, लेकिन ये प्रक्रिया तो बदल जाएगा, यानी कि स्वरूप उसका बदलेगा, और स्वरूप बदलेगा तो अगला चरण में पहुंचेगा। तो आप देखिए 1858 की घटना क्यों लिया? 1858 की घटना इसलिए लिया गया क्योंकि 1858 में कंपनी क्या हुआ, कंपनी का शासन को अंत कर दिया गया। तो ये डेट पकड़ में आ गया। और अगला डेट देखिए, अगला डेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1858 से शुरू होगा और लास्ट तक जाएगा, यानी 1947 तक जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपको क्या हुआ, जो काल है औपनिवेशिक काल आपको समझ में आया कि पूरे 200 साल का लगभग काल जो था 3 चरणों में बांटा गया। 3 चरण में, पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण समझ में आ गया। क्या हो गया? 1757 से 1813, 1813 से 1858 और 1858 से 1947। ठीक है, अभी एक एक करके इसको हम समझेंगे। देखिए, हम इसका जो है ना प्रथम चरण को देखेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियल एज ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है दोस्तों, आइए बहुत ही आसानी से समझेंगे। उसका जो काल है, कॉलोनियल एज ऑफ फर्स्ट स्टेज, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, दैट इज 1757, 1757 से स्टार्ट होगा और 1813 तक चलेगा। कब तक? जब तक कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त नहीं कर दिया जाए। ठीक है, आइए, तो इसका जो लक्ष्य था, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियल रूल का जो लक्ष्य था, वो था कि निर्यात ज्यादा होना चाहिए, आयात कम होना चाहिए। दोस्तों, आज भी किसी देश की, विश्व की अर्थव्यवस्था को आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो यही होता है, जिस देश की निर्यात ज्यादा होता है उस देश का अर्थव्यवस्था उतना ही अच्छा होता है। तो अब जो है मातृ देश अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है और आयात को कम करना चाहता है, ताकि जो पहले जो मातृ देश के साथ हो रहा था, इंग्लैंड के साथ जो हो रहा था, उल्टा हो रहा था कि भारत के पक्ष में व्यापार था
और यूरोपीय के पक्ष में व्यापार नहीं था। लेकिन अब से प्रथम स्टेज ऑफ कॉलोनियल एज से यह तय कर लिया गया कि नहीं, किसी भी हालत में निर्यात जो है मातृ देश का ऊपर होना चाहिए। अर्थात मातृ देश का मतलब यहाँ पे आप समझिए, ये इंग्लैंड है मातृ देश। आप भारत को मातृ देश मत समझिएगा, हम समझाए थे औपनिवेशिक काल में, उपनिवेश वाला में, उसको देखिएगा और समझिएगा। तो इंग्लैंड अपना निर्यात को बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा, एक बात स्पष्ट हो गया। अब देखिए कई व्हाट वर द फीचर्स, उसके फीचर्स क्या थे, तरीका क्या था कि इस चरण में वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दोहन कर पाया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, व्यापार पर एक अधिकार बना के रखा हुआ था और व्यापार को खुद ही नियंत्रण करता था। कंपनी जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के व्यापार को अपने अधीन कर लिया था। वो व्यापार पर एक अधिकार था, नियंत्रण भी करता था। कैसे करता था आपको बताऊं, देखिए किसी भी भारतीय व्यापारी को सीधे कृषकों से कच्चे माल खरीदने का अधिकार नहीं था। कच्चे माल सीधे कृषकों से कौन खरीदता था, अंग्रेजी कंपनी खरीदता था और उसके व्यापारी खरीदते थे। और वही भारत के कच्चे माल व्यापार में जाते थे और फिर भारतीय व्यापारी उसको खरीदते थे। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय व्यापार में कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था या नहीं हो रहा था। अपना ही सामान हम बाजार में खरीद रहे हैं, किसान के पास जाके नहीं खरीद पा रहे, और हमारा उपजाया हुआ कच्चा माल डायरेक्ट अंग्रेज लोग, कंपनी के लोग खरीद रहे थे। ये बहुत बड़ा बात था, क्योंकि उसका ऐसा वो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि व्यापारी के अधिकार उसके पास प्राप्त था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ गए आप। और कम मूल्य पर यदि वो कच्चा माल खरीदेगा और तब जब वो मार्केट में यहीं पे बेचेगा तो उसको लाभ होगा, और जो कच्चा माल का जरूरत होगा मातृ देश को वहां जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है यहाँ पे आर्थिक दोहन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अच्छा, इस नियमन में एक और बात थी, शिल्पी जो यहाँ पे पहले स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते थे, कच्चा माल खरीदते थे और छोटे मोटे कुटीर उद्योग को करते थे, जिससे उसको अपना आमदनी होता था और वो आत्मनिर्भर समाज के रचना करने में सहयोग करता था शिल्पी। लेकिन अब आपको बताइए कि अब जब बता दिया आपको कि वो कच्चे माल खरीद नहीं सकता था सीधे कृषक से, तब वो अंग्रेज ही अब डिसाइड करने लगा कौन शिल्पी कितना काम करेगा और कौन सा कच्चे माल किस शिल्पी को देना पड़ेगा। तो ये साफ बात हो गया, शिल्पी भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। तब अब देखिए आपको पूरा इसका चरित्र पता चल गया कि एकाधिकार ने क्या क्या कर दिया। एकाधिकार ने यह कर दिया, भारतीय व्यापारियों को घुटने पर ला दिया, शिल्पियों का हाथ छीन लिया, उनका मतलब काम छीन लिया, और जो है चारों तरफ से वो बेनिफिट उठाने लगा। तो यही एक प्रक्रिया था जिसके तहत वो आर्थिक दोहन कर रहा था। तो आप इसको विशेषता कहिए या फीचर्स कहिए या तरीका कहिए, यही इसकी विशेषता था इस चरण की, जिससे कि वो आर्थिक दोहन कर पा रहा था। और अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव खूब अच्छा सा आपको समझ में आएगा। पहला कि शिल्प उद्योग पर कुठारापात हुआ, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बोलता है अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो गया। इसको थोड़ा समझिए, क्यों कृषि पर आधारित हो गया। यह इसलिए हो गया कि यदि शिल्पी लोग को काम नहीं मिलेगा, कारीगर लोग को काम नहीं मिलेगा, काश्तकार लोग को काम नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएगा, उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो पुनः लौट करके वो शहर कस्बे से गांव जाएंगे और वो जो उपजाऊ जमीन होगा उस पर फिर वो काम करेंगे, अन्य कृषि का काम करेंगे। तो पहले से कृषि में लगे हुए लोग और पुनः अलग से बाहर से आए हुए कृषि में लोग लग जाएंगे, तो इसका मतलब कृषक ज्यादा हो जाएगा, तो कृषि पर बोझ बढ़ जाएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि ये लोग जो शिल्पी कारीगर थे वो भी अब कृषि करने पर लगा, तो कृषि पर बोझ बढ़ जाएगा, अन्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो गया। तो प्रभाव देख लिए, शिल्पियों के कुठारापात हुआ, कृषि पर बोझ बढ़ा। और तीसरा, ये काल लूट का भी काल था, लूट मचा, इस काल को लूट भी कहा। कई अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको बोला है कि ये जो काल था, यानी प्रथम औपनिवेशिक चरण था, ये लूट का काल था। आपको उसको समझने के लिए तो आपको ऑलरेडी मैं बता ही दिया हूं कि किस प्रकार से मीर जाफर को सोने का बोरी समझता था मालेसन, और कहता था कि जितना मतलब उससे धन निकालना है उस बोरी से निकालते जाओ। तो इसी प्रकार से इस चरण में किया गया, और कहा जाता है कि गंगा और हुगली नदी से मैं
कपड़ा में या किसी रुई में पानी भिगा दिया जाता था, सोने चांदी उसमें समा जाते थे और उसको टेम्स नदी में निचोड़ दिया जाता था। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से जो पैसे सीधे कहाँ चला जाता था, इंग्लैंड चला जाता था। अनेक प्रकार से अनैतिक तरीके से यहाँ पैसा जो है कंपनी लोग कमाने लगा था। तो ये एक हो गया। और उसके बाद है धन का संचय हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट आया धन का संचय। इसको थोड़ा समझिए, धन का संचय कहाँ हुआ? भारत में नहीं, मातृ देश में हुआ। मातृ देश का मतलब क्या हुआ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में यहाँ के जो अनैतिक रूप से या गलत तरीके से जो ये पैसे कमाए, वो भी बड़े पैमाने पर पैसे कमाए, वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड में चले गए। इंग्लैंड के कंपनी के लोग माले माल हो गए, इंग्लैंड के लोग माले माल हो गए और धन का संचय इतना हुआ कि वहाँ औद्योगिक क्रांति को जन्म देने में ये धन बहुत ही कामयाब हुआ, बहुत ही काम आया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखिए ये प्रथम चरण था। अब हम लोग अगला चरण देखेंगे। ठीक है, तब देखिए अगले चरण को हम देखेंगे औपनिवेशिक सेकेंड स्टेज। औपनिवेशिक का जो सेकेंड स्टेज ऑफ कॉलोनियल एज अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है दोस्तों, तो अब इस चरण को हम जो है डेट को तो पहले ही समझ चुके हैं कि 1813 से वहाँ कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ था और कहाँ तक चलेगा? जब तक कंपनी का पूर्ण रूप से शासन ही समाप्त नहीं हो जाए। तो शासन समाप्त पूर्ण रूप से कब हुआ था? 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस बीच में 1833 में व्यापारिक जो कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक जो है अधिकार खत्म हुआ था। उससे आप कंफ्यूज नहीं करना है। 1813 से 1813 में व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया था, लेकिन चाय और चीन को छोड़ के किया गया था। तो इसमें कंफ्यूजन बार बार होता है, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, आगे आइए। इसका जो स्वरूप है सेकेंड स्टेज ऑफ कॉलोनियल एज ऑफ इंडिया का, इसमें क्या है? पहले जो था, पहला का स्वरूप था वणिकवाद, यानी वो व्यापार करना चाहता था, निर्यात के बल पर वो पैसा कमाना चाहता था, आर्थिक दोहन करना चाहता था। लेकिन अब क्या हुआ है, आप समझिए, इसकी परिस्थितियां को समझिए। पहले चरण से क्या हुआ कि इंग्लैंड में धन का संचय हुआ और उसी के वजह से इंग्लैंड में प्रथमतः औद्योगिक क्रांति भी हुआ। और आप मानिए कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो कई व्यापारी लोग होंगे जो कि औद्योगिक कार्यक्रम में या औद्योगिक कार्य में हिस्सा ले रहे होंगे, अपना अपना बिजनेस फैला रहे होंगे। तो वैसे स्थिति में क्या सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉई थे जो वहां पर उद्योग चला रहे थे? नहीं, तो मातृ देश के कई व्यवसायी लोग जो है इस क्षेत्र में आगे आ गए, यानी औद्योगिक ग्रामों में अपना नाम लिखा लिए, यानी औद्योगिक माल उत्पन्न करने लगे। तो वहां दो प्रश्न खड़ा हुआ उसके सामने। जब कभी भी उद्योग खड़ा होगा तो दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो कच्चा माल और दूसरा बाजार। तो मातृ देश में हर किसी को कच्चा माल और बाजार का जरूरत हो गया, जबकि कंपनी क्या कहता था कि भारत पर मेरा एकाधिकार है, जबकि मातृ देश के अन्य लोग का भी मन यही था कि हम भी भारत में जाएं और व्यापार करें। तो इसी वजह से जो ब्रिटेन का सम्राट था, उन्होंने तय किया कि जो है 1813 में एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किस लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि अन्य सिटीजन भी औद्योगिक कार्य में संलग्न हो गए थे और वो भी विकास चाहते थे, वो भी धन कमाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, तो परिस्थिति समझिए, मजा आ जाएगा। परिस्थिति यही था, इंग्लैंड की ऐसी परिस्थिति थी कि वहाँ कई लोग उद्योगपति हो गए और हर कोई व्यापार और बिजनेस और लाभ कमाना चाहने लगा, इसलिए कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करना पड़ा। और अब जो है डायरेक्ट स्वतंत्र रूप से कोई भी ब्रिटेन का व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकता था। इसीलिए इस काल को कहा गया स्वतंत्र व्यापार का काल या औद्योगिक पूंजीवाद का काल। दोनों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मजा आया होगा। औद्योगिक तो समझ ही गए होंगे पहले से कि वहाँ पे धन इकट्ठा हुआ और उद्योग खड़ा किया, और उद्योग खड़ा करके वहाँ का माल भारत में बेचने की कोशिश किया गया और भारत से कच्चे माल ले जाने की कोशिश किया गया। लेकिन स्वतंत्र व्यापार का भी आपको बात समझ में आ गया कंसेप्ट। यह इसलिए स्वतंत्र व्यापार की बात किया कि पहले कंपनी नियमन करता था, मात्र कंपनी में पूरा इंग्लैंड तो नहीं होगा ना, एक छोटा सा समुदाय या एक छोटा सा लोग जो मिल करके कंपनी बनाया था वो लाभान्वित हो रहा था। अब पूरे इंग्लैंड जो है भारत के साथ स्वतंत्र व्यापार कर सकता था। यह है इसका कंसेप्ट, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे वेल्थ ऑफ नेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसकी कृति है और किसका मतलब ये कथन है, या किसने स्पष्ट किया वेल्थ ऑफ नेशन को, हमको कमेंट बॉक्स में सब लिख के बताइएगा वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में, ठीक है। उसके अनुसार से ये काल जो था फ्री ट्रेड का काल था, यानी स्वतंत्र व्यापार का काल था। तो हम दो चीज तो समझ गए, काल समझ गए, इसका स्वरूप समझ गए, कारण भी हम लोग समझ गए कि इसका कारण क्या था, क्यों इस काल को जन्म हुआ यहाँ पे, इसलिए कि कच्चा माल का जरूरत पड़ गया औद्योगिक क्रांति के बाद, और दूसरा बाजार का जरूरत पड़ गया। तो ये दोनों ही चीज भारत में मिल सकता था, कच्चा माल भी मिल सकता था और बड़ा बाजार भी मिल सकता था, ये इसका कारण था। अब देखिए हम कारण को समझ गए कि किस कारण से द्वितीय जो है आप ये कह सकते हो औपनिवेशिक चरण प्रारंभ हुआ। लेकिन अब जो है तरीका क्या हुआ, क्या पहले जैसा ही लूटने लगा, क्या पहले जैसे नया वो निर्यात को बढ़ावा दिया, या पहले जैसा इन्होंने हस्तशिल्पों के साथ किया, नहीं, इसका तरीका थोड़ा चेंज हुआ है, अलग ढंग से किया। क्या अलग ढंग से किया, देखिए अब क्या किया है, इसका तरीका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट तरीका है, आयात कर जो है 3 से 3.5%, 3 से 3.5% तक जो है इंपोर्ट टैक्स रखा, जबकि एक्सपोर्ट टैक्स रखा 10%, यानी निर्यात का जो टैक्स है वो 10% रखा। आप सोचिए कि भारत से कोई माल अगर इंग्लैंड में बिकने जाएगा, मान लीजिए कपड़ा का एक चादर है और यहाँ पे उसका कीमत 100 रुपया है, जैसे ही बाहर से भारत से निकलेगा तो उसका कीमत 110 हो जाएगा, यानी कीमत जब बढ़ जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये बिक सकेगा, अन्य किसी को चुनौती दे पाएगा, ज्यादा कीमत वाले को कोई खरीदेगा नहीं। तो देखिए टैक्स लगा दिया 10%, जैसे ही भारत से बाहर निकलेगा 10%। और देखिए, और उधर से आने वाला अगर वही चीज आ रहा है तो उसमें 3% है। अगर उधर किसी चीज का कीमत 100 रुपया है तो भारत आने में वो 103 रुपया। तो आप देखिए इस प्रकार से एकदम सोची समझी रणनीति से भारतीय व्यापार को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। जो भारत का व्यापार पहले भारत के पक्ष में झुका रहता था यूरोपियों के साथ, अब बिल्कुल ही उलट हो गया। अब तो इसके लिए चुनौती हो गया कि हम अस्तित्व को कैसे बचाएं। तो यह 10% निर्यात की वजह से भारत का व्यापार जो है बहुत ही खतरे में आ गया। अब याद रखिए, यह तो इसका तरीका था कि इंपोर्ट टैक्स को कम कर दिया और एक्सपोर्ट को ज्यादा कर दिया। प्रभाव क्या पड़ा देखिए, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अब जो शिल्पियों को जो प्रभाव पहले चरण में पड़ चुका था, आपको बताए थे कि शिल्पी को अंग्रेज ही कच्चे माल देते थे और वही डिसाइड करते थे कितना इसका प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना है। तो वो तो पहले से ही उनके चंगुल में थे। अब योजनाबद्ध तरीके से उसको खत्म किया। कैसे किया देखिए, अब छोटे मोटे कुटीर उद्योग वाले शिल्पी इत्यादि जो थे उसको पहले विदेशी व्यापार से बाहर कर दिया। कैसे विदेशी व्यापार से बाहर किया, ये इसलिए किया कि निर्यात टैक्स जैसे ही ज्यादा लगा तो अब जो है ये विदेश में बेच करके ये हानि तो नहीं उठाना चाहता था अपने सामान का, या उतने उत्तम किस्म का ये बना नहीं सकता था कि ये बहुत ज्यादा हाई रेट पर भी बाहर में जाकर बिकता। तो ये दोनों बात हो गया, इसमें टैक्स लगाती विदेश मार्केट जाने, यहाँ से जो विदेश जाता था सामान खास करके सूती वस्त्र, तो वो तब जाने नहीं लगे, तो विदेशी मार्केट से खत्म हो गया इसका कहानी। और अब जो है देश में मान के चलो बिकता था, वो हमारे देश के अंदर ही वो माल खपता था, हमारे देश से भी वो मार्केट से हटा दिया। ये कैसे हटा, क्योंकि जब कच्चे माल यहाँ से जैसे कॉटन, रुई इत्यादि इंग्लैंड गया और उससे सूती वस्त्र बना, मशीन से बना, और वो जब भारत में आया तो वो सस्ते दर में मिलना शुरू हो गया। और जो शिल्पी या कारीगर या जो हस्तशिल्पी थे उसके सामान वो मशीन द्वारा निर्मित सामान के सामने वो टिक नहीं पाया। इस प्रकार से दोनों ही तरीके से विदेश के व्यापार से आने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से और देशी व्यापार, दोनों व्यापार से भारत के व्यापार शिल्पियों इत्यादि को खत्म कर दिया। इसके लिए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी बोला था कि जुलाहों का जो हड्डियां हैं वो मैदानों में विरंचित दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी नेट और जेआरएफ में 2-3 बार पूछा भी है, ये किसका कथन है। और देखिए इसमें एक और कथन मैं बताना चाहता हूं कि यूरोपीय इतिहासकार डीफो ही था, यूरोपीय इतिहासकार डीफो था जिन्होंने कहा था कि भारत का जो सूती कपड़ा था वो ब्रिटेन के शयन कक्ष तक में सुशोभित होता था। इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो काफी उन्नत था, लेकिन
इस के कारण, इसके यानी अंग्रेजों के कूटनीतिक रणनीति के कारण अब भारत का जो है विदेशी व्यापार से हट गया। अब भारत का कपड़ा तो वहां पहुंच ही नहीं पाया, बशर्ते कि भारत का कपड़ा भारत में भी नहीं बिकने लगा। तो इस प्रकार से और क्या हुआ, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, शीशा उद्योग सभी के सभी यहाँ पे लगभग समाप्त प्राय हो गया। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर किस उद्योग को द्वितीय चरण से प्रभाव पड़ा या प्रभावित हुआ, तो उसका आंसर होगा कपड़ा उद्योग। क्योंकि आपको बताए थे कि कपड़ा उद्योग भारत का सबसे उन्नत उद्योग था, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण, अंग्रेजों की अपनी हित के कारण भारतीय कपड़ा उद्योग को बहुत ही बड़ा आघात लगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ गए कि द्वितीय औपनिवेशिक चरण का स्वभाव क्या था और क्या प्रभाव पड़ा। अब हम पढ़ेंगे तृतीय औपनिवेशिक चरण। तो अब देखिए तीसरे चरण को हम लोग समझेंगे, औपनिवेशिक काल के तीसरे चरण, थर्ड स्टेज ऑफ कॉलोनियल एज ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है दोस्तों, इसका काल आप लोग को याद दिलाने की जरूरत नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग को याद हो गया होगा। स्वरूप अब चेंज हो गया है। पहला स्वरूप क्या था, वणिकवाद का स्वरूप था, मतलब निर्यात ज्यादा चाहता था। दूसरा स्वरूप में क्या किया कि उद्योगों को कच्चा माल को सस्ते दर पर खरीदा और पके हुए माल यानी बने हुए माल को भारत भेजा, उससे सारे उद्योग धंधे भारत के चौपट कर दिए। ठीक है, खास करके कपड़ा उद्योग। अब क्या करना था, अब जो ये काल था 1858 का, उस समय एक घटना हुआ था, आप लोग को सबको मालूम है कि 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दिया गया था। अब सीधे जो है भारत पर शासन करेगा क्राउन। क्राउन मतलब इंग्लैंड का राजा या सम्राट, या जो उस समय की महारानी हो महारानी। ठीक है, अब देखिए चूंकि जितने काम हो रहे थे, खास करके द्वितीय चरण में जो काम हुआ, औद्योगिक चरण में जो जिस प्रकार से भारतीयों को प्रताड़ित किया गया और जिस प्रकार से यहाँ के उद्योगपतियों, यहाँ के शिल्पियों को प्रभावित किया गया, कहीं न कहीं सबके मन में बहुत बड़ा रोष उत्पन्न हो गया था। और अब जो है ये राष्ट्रीय क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे थे, चीजों को समझ रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह जानने के लिए मिलेगा कि इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन करने के लिए जो अंग्रेज की कंपनी जो थी वो एक अपना सहयोगी के रूप में भारत में क्लर्क इत्यादि को नियुक्ति किए थे, जिसके मन में भी ये सारी बातें पता चल रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तब विरोधाभास जो है, विरोध जो है कंपनी के अगेंस्ट में और अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट में विरोध अब उठना शुरू हो गया था। इसी स्थिति में अब उसका वो जो है तरीका को उन्होंने चेंज कर दिया। जिस तरीके से पहले वो लूट रहा था उस तरीकों को चेंज किया। अब क्या कहा कि इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा किया कि भारत में हमको विकास का काम करना है। एक प्रकार से बहाना या छलावा कर सकते हैं, विकास का काम करना है भारत में। ठीक है, तो क्या क्या विकास का काम करेगा, भारत में रेल बनाएगा, सड़क बनाएगा, बागान लगाएगा, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि करेगा। अब भारत सरकार जो हम अब बोल रहे हैं, इसका मतलब ब्रिटिश भाग के अंडर भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो रेल का विकास करे, सड़क का विकास करे, बागान का विकास करे, सिंचाई का विकास करे। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन के उद्योगपति थे उससे खास करके ज्यादा ऋण लिया। तो यानी कि अब जो ऋण है ज्यादा आना शुरू हो गया। एक समय था भारत को किसी ऋण का जरूरत ही नहीं था, लेकिन अब एक प्रकार से छलावा था कि हमको ये विकास करना है, तो वहां से ऋण लेके आया। और वो ऋण देने वाले कौन थे, ब्रिटेन के उद्योगपति लोग थे। अब आप बताइए, हम अगर ऋण दे देंगे, 10 आदमी मिलकर कहीं ऋण देंगे, तो क्या उसको बुड़ने देंगे, घाटा में जाने देंगे उसको? नहीं। और उस क्षेत्र को छोड़ेंगे? नहीं। कोई भी आदमी मान के चलिए कोई जमीन का टुकड़ा ही उस पर 20,000 रुपया खर्च कर चुका है, तो कभी नहीं चाहेगा कोई जमीन का टुकड़ा किसी दूसरे के हाथ में चला जाए जहां से उसका पैसा नहीं आए। तो यही स्थिति हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में। साम्राज्यवाद की भावना और ज्यादा जकड़ने लगा। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं
कि भारत और भी ज्यादा अंग्रेजों के नियंत्रण में आने लगा। किसके वजह से? ऋण के वजह से। क्योंकि ऋण दिया कौन था? इंग्लैंड के उद्योगपति लोग दिया था, और ऋण दिया था तो उसको लाभ चाहिए था, तो किसी हालत में भारत को छोड़ने देता नहीं वो, यही वजह था। तो भारत सरकार ने अगर आप लोग से पूछेगा कि ऋण की मात्रा किस चरण में सबसे सर्वाधिक बढ़ा, या ऋण की मात्रा क्यों जरूरत पड़ा और किस चरण में जरूरत पड़ा, तो आंसर होगा तृतीय चरण में। कौन दिया था तो ये पता हो गया आपको, ठीक है। अब एक उदाहरण के लिए आपके सामने रखे हैं कि 1858 ईस्वी में भारत सरकार पर मात्र 7 करोड़ पाउंड का ऋण था। वही 1939 आते आते 88.4 करोड़ पाउंड का ऋण आ गया। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि किस प्रकार से वो लोग निवेश कर रहे थे। वो एक प्रकार से ये कहिए कि भारत में विकास की गतिविधि से उसको कोई सरोकार नहीं था, उसका तो सिर्फ और सिर्फ मंशा था कि किसी तरह यहाँ निवेश किया जाए, और निवेश से जो बेनिफिट होगा वो सीधा पैसा कहाँ जाएगा? इंग्लैंड जाएगा। ये लोग सिर्फ यहीं तक नहीं रुके थे, इन्होंने तो ये भी तय कर दिया था कि आप अगर किसी पार्टिकुलर सेक्टर में अगर निवेश करते हैं तो आपकी लाभ गारंटी रहेगा, भले भारत में कुछ हो जाए, हानि हो जाए या नहीं बने। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया रेलवे पर, तो आपको 5% गारंटी देना है कि लाभ है तो 5% मिलेगा, किसी भी हालत में मिलेगा, भले वो रेल पटरी भारत में वास्तविक रूप से लगे या नहीं लगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये क्वेश्चन जो है नेट में पूछा जा चुका है कि रेलवे पर वित्तीय पूंजीवाद के चरण में कितना परसेंट जो है लाभ जो है सुनिश्चित किया गया था, तो आंसर होगा 5%, ठीक है। और ये कहीं अगर टेक्निकल क्वेश्चन आप लोग से पूछ दे किस पर जो है ना इनकम जो है लाभ जो है निश्चित नहीं किया गया था, तो सिंचाई पर लाभ निश्चित नहीं किया गया था, इसीलिए सिंचाई में निवेश बहुत कम हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रेलवे पर निवेश पर कितना परसेंट लाभ निश्चित था? 5% लाभ था। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए, परिणाम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही लोग ज्यादा ऋण दिया तो साम्राज्यवादी पकड़ भारत पर और भी कसा गया, अर्थात कहीं एक भारत और भी चंगुल में फंसते चला गया। एक तो ये प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव क्या हुआ कि इतना जब निवेश हो रहा था तो इसकी लेन देन लेखा जोखा करने के लिए बैंकों की जरूरत था। तो मुख्यतः 3 बैंक का इस जो है इस्टेब्लिशमेंट किया, मुख्य 3 बैंक का। एक तो आप देखिए IBI, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो यही बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है, उसका बाद में हम कभी डिटेल में बताएंगे, 1920 में बना। और जो है RBI जो 1935 के एक्ट के तहत आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उस समय RBI एक प्राइवेट बैंक थी, नहीं कि सरकारी था, लेकिन इसके पास मुद्रा इत्यादि जारी करने का अधिकार था, ठीक है। तो बैंक बना, उसके बाद एक एक्सचेंज बैंक भी बना। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि किस प्रकार से तृतीय औपनिवेशिक चरण में स्वरूप बदला वित्तीय पूंजी का, और उन्हें सड़क, रेल, बागान, सिंचाई इत्यादि पर इन्वेस्ट करने के लिए मातृ देश से ऋण लिया, और रेलवे पर फिक्स कर दिया लाभ 5% का। और उसका प्रभाव आप देख लिए किस प्रकार से, और भी भारत जो है गुलामी के जंजीर में जकड़ गया। तो दोस्तों आज आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा कि जो ये बहुत ही लोग समझते हैं कि ये तो ऐसा चैप्टर है रॉकेट साइंस सब समझ में नहीं आता है, तो आज हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग भली भांति इसको समझे होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।